जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष क्लास 10 जैक बोर्ड 2026 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर को लेकर आया हूं। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी है? ऑप्शन ए कोयले का जलना, ऑप्शन बी वनस्पति पदार्थों का अपघटन, ऑप्शन सी श्वसन की प्रक्रिया और ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट देते चलिएगा। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। इसका जो आंसर होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को गार्ड ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड से क्यों गुजारा जाता है? मतलब जो गार्ड ट्यूब होता है उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड को कैल्शियम क्लोराइड से होकर क्यों गुजारा जाता है उसको? तो ऑप्शन ए क्या है? गैस को अवशोषित करना। ऑप्शन बी क्या है? गैस को नम करना। ऑप्शन सी गैस से नमी को हटाना। ऑप्शन डी क्लोरीन आयन को अवशोषित करना। तो चलिए इसका आंसर फटाफट कमेंट में दीजिए। हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। जो ऑप्शन 2 का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गैस की नमी को हटाना हो जाएगा इसका आंसर। गैस से नमी को हटाना, क्योंकि जैसे ही गार्ड ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो नमी को हटाया जाता है। ये नमी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं? गैस से नमी को हटा देते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गुण समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है? इसमें से कौन सा गुण समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है? ऑप्शन ए रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये देखा जाता है, आप बताइएगा। ऑप्शन बी CH4 और 4U में अंतर। ऑप्शन सी भौतिक गुणों में क्रमिकता। ऑप्शन डी समान कार्यात्मक समूह। तो इसमें से जो 3 ऑप्शन हैं, बी ये भी देखा जाता है, बी भी देखा जाता है, सी भी देखा जाता है और डी भी देखा जाता है। इसमें से जो ए होगा ये नहीं देखा जाता है। ए वाला जो है वो नहीं देखा जाता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन को नहीं देखा जाता है समजातीय श्रेणी में। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? क्या बताना है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अभिक्रिया है जो द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? तो चलिए ऑप्शन 1 को देखते हैं पहले। Pb+CuCl2, यानी जो सीसा होता है उसको कॉपर क्लोराइड से मिलाते हैं तो क्या बनता है? सीसा क्लोराइड बनता है प्लस कॉपर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर जो Pb है, ये वाला जो Pb है वो क्या है? सीसा है। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये Pb क्या किया है? इसको विस्थापित कर दिया है, यानी PbCu को क्या कर दिया है? यहाँ पर विस्थापित कर दिया है और Cu की जगह पर क्या लग गया है? Pb, यानी PbCl2 और कॉपर अलग हो गया है। ये कौन सा अभिक्रिया होता है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया की कैटेगरी में आता है। कौन सा अभिक्रिया में आता है? विस्थापन अभिक्रिया में आता है। ये विस्थापन अभिक्रिया में आता है। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया कैटेगरी में आता है। अगला क्या है? Na2SO4 प्लस BaCl2। तो यहाँ पर देखिए सोडियम में कौन सा आयन होता है? तो प्लस आयन होता है। सोडियम में कौन सा आयन होता है? प्लस आयन होता है। और सल्फर में माइनस आयन। उसी तरह से बेरियम में प्लस आयन और Cl2 में माइनस आयन। तो यहाँ पर देखिए जो सोडियम है वो किसके साथ लग गया है? तो Cl2 के साथ लग गया है और बेरियम सल्फेट के साथ लगा है। इसका मतलब आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से हो रहा है। यानी ये जो अभिक्रिया होगा ये कौन सा अभिक्रिया होगा? ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं, या आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। Na2SO4 प्लस BaCl2 टेंस टू BaSO4 प्लस 2 NaCl, यही हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। तीसरा देखिए लिखा हुआ है C+O2, तो ये तो आपका संयोजन अभिक्रिया है। और CH4 प्लस 2O2, तो ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा अभिक्रिया है? तो इसमें अलग अलग पदार्थ बन जा रहे हैं। C+O2 बन रहा है और H2O बन जा रहा है, यानी ये अभिक्रिया जो है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। यानी इसमें से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो Na2SO4 प्लस BaCl2 टेंस टू BaSO4 प्लस 2 NaCl, ये जो अभिक्रिया है कौन सा अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का अनुपात क्या होता है? यानी जल का जब विद्युत अपघटन होता है तो उसमें
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है आपको बताना है। 1:1 होता है? बिल्कुल नहीं, ये 1:1 गलत बात है, ये वाला नहीं होता है, ये वाला नहीं होता है, यानी ए जो है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बी में देखिए 2:1, बी में क्या है 2:1, बात सही है, ये वाला आपका हो जाएगा 2:1, 2:1 ये जो होगा, यही जब हाइड्रोजन का जल विद्युत अपघटन होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग जो अनुपात में मिलते हैं वो 2:1 में ही मिलते हैं। ठीक है, आगे की ओर आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा घोल लाल लिटमस को नीला कर देगा और अधिक मात्रा में किससे उलट जाएगा, माने अपोजिट हो जाएगा? तो सबसे पहले लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है ये बताइए। तो लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाला क्षारक होता है, और इसमें बोला है कि उल्टा कौन कर देगा, तब कौन किसको डालेंगे तो उल्टा कर देगा। मतलब यहाँ पर अभी जो यानी लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाला कौन था, क्षारक था। कौन था, क्षारक था, यानी लाल लिटमस पत्र को क्षारक क्या कर रहा था, नीला कर दे रहा था। लेकिन फिर बोला गया है तो बताना है आपको कि अधिक मात्रा में किससे उलट जाएगा। तो क्या ऐसा चीज़ डालेंगे कि लाल जो नीला बन रहा था तो नीला लाल हो जाए, फिर से मतलब लाल क्या हो रहा था, नीला हो जा रहा था, तो नीलका में ऐसा क्या डालेंगे कि क्या हो जाएगा, फिर से लाल हो जाएगा। तो अब बताइए, क्षारक था इसका मतलब पहले, क्योंकि लाल को नीला कर रहा था इसका मतलब क्षारक था। इसका मतलब हुआ कि अगर हम उसमें क्या डाल देंगे, कोई अम्ल डाल देंगे तो क्या कर देगा, उल्टा कर देगा उसको, यानी अधिक मात्रा में उलट जाएगा उससे। तो किससे उलट जाएगा, डी से उलट जाएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उलट जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी नीला लाल हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं, बेकिंग पाउडर का दूसरा घटक क्या है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, बेकिंग पाउडर का दूसरा घटक क्या है। दूसरा मतलब बेकिंग पाउडर के साथ साथ और क्या चीज़ बनता है, ये आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर के साथ क्या क्या बनता है। तो पहला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी बेकिंग जो पाउडर होता है उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ऑप्शन बी क्या है, टार्टरिक अम्ल, क्या है, टार्टरिक अम्ल। तीसरा है एसिटिक अम्ल, और चौथा है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये चारों अम्ल में से आपको बताना है कि बेकिंग सोडा के साथ साथ और क्या चीज़ बनता है। तो बेकिंग सोडा के साथ क्या क्या बनता है ये आपको बताना है। तो सातवां का क्या हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल बनता है। बेकिंग सोडा के साथ साथ क्या बनता है, टार्टरिक अम्ल भी बनता है। ठीक है, अब चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। धातु को तार में खींचने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी आघातवर्ध्यता, ऑप्शन सी ध्वनि निर्मीयता, ऑप्शन डी चालकता। यानी आपको बताना है कि धातु को खींचकर लंबी पतली तारें बनाई जाती है, तो इस गुण को क्या कहते हैं, या बताइए। इस गुण को क्या कहते हैं, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। उस गुण को हम लोग तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कौन से यौगिक आयनिक नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे यौगिक हैं जो आयनिक नहीं है। आयनिक नहीं है इसका मतलब सहसंयोजक खोजना है। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड। तो देखिए मैंने आपको जब क्लास ले रहा था तो वहाँ पर बताया था कि आयनिक और सहसंयोजक यौगिक की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए आयनिक यौगिक में क्या होगा कि एक आपका धातु होगा, जैसे ऑप्शन 1 को आप पहले ध्यान में देखिए, KCl लिखा हुआ है, यानी पोटेशियम क्लोराइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो पोटेशियम क्लोराइड आपका लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि जो पोटेशियम क्लोराइड आपका लिखा हुआ है, उस पोटेशियम क्लोराइड में जो पोटेशियम है वो क्या है, धातु है। धातु है एक, क्या है इस पर, ये धातु है, और क्लोरीन क्या है, अधातु है। जब धातु और अधातु, ठीक है, आपस में मिल करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी पोटेशियम और क्लोरीन अगर कोई यौगिक का निर्माण करेंगे ये वाला, तो उसको हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि धातु आयन को देता है और अधातु आयन को लेता है, यानी अलग अलग जाति प्रजाति होना चाहिए तत्वों का, यानी एक धातु का होना चाहिए तो एक अधातु का होना चाहिए, तो आयनिक यौगिक बनेगा। कौन सा यौगिक बनेगा, आयनिक यौगिक बनता है, न कि सहसंयोजक यौगिक बनता है। यानी जो पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम और क्लोरीन होगा, ये धातु है और ये क्या है, अधातु है। तो आपको धातु अधातु अगर जो होगा वो आयनिक यौगिक होगा, और जो नहीं होगा वो आयनिक यौगिक नहीं होगा। तो पोटेशियम क्या है, धातु है, और क्लोरीन है अधातु। इसका मतलब ये नहीं हो सकता आंसर, ये क्या होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। उसी तरह से HCl, तो आप जो HCl देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, जो HCl देख पा रहे होंगे, वो जो HCl है, उस HCl में H को धातु के कैटेगरी में रखा गया है और Cl को किसको कैटेगरी में रखा गया है, अधातु के। तो आप ही बताइए, ये हो जाएगा धातु के कैटेगरी में, अधातु के कैटेगरी में, यानी यह तो आयनिक यौगिक है, यह सहसंयोजक यौगिक नहीं है। उसी तरह से कार्बन और क्लोराइड देखिए, तो कार्बन इसमें क्या है आप बताइएगा, कार्बन क्या है इसमें, कार्बन इसमें अधातु है, और क्लोरीन भी आपका अधातु है। तो देखिए ये भी अधातु हो गया, ये भी नॉन मेटल हो गया, और ये भी आपका नॉन मेटल हो गया, यानी अधातु हो गया। अगर दोनों अधातु है तो यानी ये तो
कौन सा यौगिक है? ये तो संयोजक यौगिक है, क्योंकि ये ट्रिक समझ लीजिए कि अगर एक धातु रहेगा और एक अधातु रहेगा तो आयनिक यौगिक होगा, और यदि दोनों के दोनों अधातु हुए तो कौन सा यौगिक होंगे? वो आयनिक यौगिक नहीं होंगे, वे बल्कि संयोजक यौगिक होंगे। यानी संयोजक यौगिक की पहचान क्या है? दोनों के दोनों अधातु होना चाहिए। बस, इससे ज़्यादा आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही आपको समझ लेना है कि दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? अधातु होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। किस यौगिक में OH समूह है, यानी हाइड्रोक्साइड समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह है। ठीक है, OH मतलब एल्कोहल, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए क्या है? ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक अम्ल और ब्यूटेनॉल। इसमें OH जो है, याद कीजिए, OH को ऑल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? ऑल कहते हैं। यानी लास्ट में बोलने पर क्या आना चाहिए? ऑल आना चाहिए। तो देखिए ब्यूटेनोन, ओन आ रहा है, इसका बोलने में क्या आ रहा है? ओन आ रहा है, ओन। इसका बोलने में ओ और न आ रहा है, ओ न। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओन आ रहा है। ठीक है, अच्छा। ब्यूटेनॉल, ऑल, ऑल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी इसको बोलने में ऑल आ रहा है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो CH3, CH2, CHO, यानी ये किस ग्रुप का है? एल्डिहाइड ग्रुप का है। और एल्डिहाइड में क्या आना चाहिए? अल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अल आना चाहिए, अल। तो चलिए इसका नामकरण करते हैं हम लोग। तो देखिए कार्बन कितने हैं इसमें, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो इसमें कार्बन के 1, 2 और 3, यानी 3 कार्बन है। तो जब, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 कार्बन दिख रहे होंगे आपको। तो 3 कार्बन रहता है तो क्या पढ़ते हैं उसको हम लोग? तो देखिए मेथेन, एथेन और प्रोपेन, यानी प्रोपेन तो है, यानी प्रोपेन है। ये क्या है आपका? प्रोपेन है, यानी प्रोपेन है। तो प्रोपेन तो हो गया, तो प्रोपेन तो सब में है, यानी ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब चलते हैं, प्रोपेन के बाद क्या आना चाहिए? तो हम बताए थे कि अल आना चाहिए, कि CHO लिखा हुआ, CHO रहता है तो हम लोग अल पढ़ते हैं। तो प्रोपेन में अल लगाइए। प्रोपेन में जब आप अल लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन में क्या लगा देना है? अल लगा देना है। तो प्रोपेन में अगर हम अल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेनल हो जाएगा, यानी प्रोपेनल, यानी प्रोपेनल, यानी ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनॉन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लिखने में मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, प्रोपेनाल लिखा गया है, वो हिंदी टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है, यानी प्रोपेनल होना चाहिए, प्रोपेनाल नहीं। तो आपको पता चल रहा होगा, मैंने लिख दिया है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए क्या है? अमाशय, ऑप्शन बी मुख गुहा, ऑप्शन सी बड़ी आंत और ऑप्शन डी छोटी आंत। तो देखिए अमाशय में अंतिम पाचन नहीं होता है भोजन का, ये आपको पता होगा, यानी अमाशय इसका आंसर हो नहीं सकता है। मुख गुहा में नहीं होता है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है बल्कि अवशोषण होता है, और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 12 का कौन सा आंसर होगा? डी हो जाएगा। भोजन का अंतिम पाचन छोटी आंत में होता है, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है तो सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है, यानी पानी का सीधा सीधी क्या होता है? खींचखाच होता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? गैसों में, श्वसन में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? यानी श्वसन जब होता है तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, ये बताना है। तो श्वास नली और स्वर यंत्र में ये होता है, आपको बताना है। ऑप्शन बी फेफड़ों की एल्वियोली यानी कुपिका में, एल्वियोली और गला में, और गला और स्वर यंत्र में। तो देखिए इसके आंसर को आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। श्वास और स्वर यंत्र में यहाँ पर नहीं होता, फेफड़ों की एल्वियोली में, ये तो बात सही है। एल्वियोली और गला में नहीं, गला में नहीं होता, गला और स्वर यंत्र में नहीं होता, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी श्वसन में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो फेफड़ा की कुपिका में होता है, एल्वियोली मतलब कुपिका में होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। मस्तिष्क के बारे में सही कथन कौन से हैं? यानी दिमाग के बारे में सही आंसर बताना है। ठीक है, अभी मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ बल्कि मैं इसे अभी पढ़ रहा हूँ, तब तक आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिए अगर पढ़ लिए होंगे तो। पहला ऑप्शन क्या है? मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। दूसरा क्या है? स्वरण, गंध और स्मृति, दृष्टि आदि अग्र मस्तिष्क में होता है। मैंने दृष्टि, सुनने वाली बात, गंध की बात, ये सब अग्र मस्तिष्क के समझ में आती है। ऑप्शन 3 क्या है? लार, उल्टी, रक्तचाप इत्यादि मेडुला से नियंत्रित होते हैं। और ऑप्शन 4 क्या है? सेरिबेलम मुद्रा और संतुलन नियंत्रित नहीं करता, मतलब सेरिबेलम जो होता है वो संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसके राइट आंसर को देखते हैं। मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क नहीं होता। स्वरण, गंध, स्मृति, दृष्टि मतलब देखने, सुनने, सूंघने इत्यादि को ये अग्र मस्तिष्क नहीं करता। लार की याद कीजिए, उल्टी, रक्तचाप ये सब मेडुला से होता है, तो ये बात सही है। किससे होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा से होता है। दिमाग में एक होता है
ब्रेन में पार्ट्स होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, उसी से लार जो होता है, उल्टी होता है, रक्तचाप, ये सब नियंत्रित होती है। सेरिबेलम मुद्रा और संतुलन, यानी संतुलन सेरिबेलम का काम नहीं होता है, यहाँ पर लिखा हुआ बट होता है, तो ये तो ऑप्शन के अनुसार गलत है। आंसर सही है ये लिखा हुआ, मतलब कहने का मतलब कि सेरिबेलम मुद्रा और संतुलन नियंत्रित नहीं कर सकता लिखल है, यानी नियंत्रित करता है, तो ये तो नहीं लगाया हुआ, इसलिए इसको काट दिए। यानी लार, उल्टी, रक्तचाप आदि मेडुला से नियंत्रित होते हैं, ये बात सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? गलत जोड़ी चुनना है, मतलब सही जोड़ी नहीं चुनना है, क्या करना है? गलत जोड़ी चुनना है, ठीक है। तो गलत जोड़ी को देखते हैं हम लोग। क्या है? एड्रीनलिन प्यूटरी ग्लैंड, मतलब जो एड्रीनलिन होता है पीयूष ग्रंथि से संबंधित है, या बताइए। तो एड्रीनलिन जो ग्रंथि होता है जब स्रावित होता है हमारे शरीर में, तो हर चीज़ को फास्ट कर देता है, बीपी को हाई कर देगा, ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देगा, यानी पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यानी नहीं है, यानी गलत जोड़ी को चुनना है, तो ये तो ऑप्शन सही बात है। आगे बढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन वृषण से संबंधित है, तो आप बताइए। टेस्टोस्टेरोन जो है, ये बात सही है कि वृषण से संबंधित है, तो ये तो सही जोड़ी है, ये हो नहीं सकता। एस्ट्रोजन अंडाशय से रिलेटेड है, ये भी सही है। थायरॉक्सिन थायराइड से रिलेटेड है, ये भी बात सही है। तो गलत जोड़ी क्या है? एड्रीनलिन है, यानी प्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? फूल में नर व मादा युग्मक उत्पन्न करने वाले भाग बताना है, मतलब फूल का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पर नर एवं मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं? क्या होते हैं? नर एवं मादा दोनों युग्मक क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। तो किस किस में होते हैं? नर मादा किस में होता है और मादा युग्मक किस में उत्पन्न होता है? फटाफट कमेंट में इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए क्या है? पुंकेसर और परागकोश। ऑप्शन ए क्या है? पुंकेसर एवं परागकोश। ऑप्शन बी है तंतु और वर्तिकाग्र। ऑप्शन बी क्या है? तंतु और वर्तिकाग्र। ऑप्शन सी है परागकोश और अंडाशय, और ऑप्शन डी है पुंकेसर और वर्तिका। चलिए इसके राइट आंसर को हम लोग देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परागकोश और अंडाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परागकोश और अंडाशय, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? अमीबा, स्पाइरोगाइरा और ईस्ट में समानता बताना है, मतलब ऐसा कौन सा चारों में से क्वालिटी है, गुण है, जो चारों में पाया जाता है? मतलब ये अमीबा में भी पाया जाता है, स्पाइरोगाइरा में पाया जाता है और ईस्ट में, तीनों में इक्वलिटी बताना है, समानता बताना है। तो ऑप्शन ए क्या है? सभी अलैंगिक प्रजनन करते हैं। समानता है, वेरी गुड, ये बात सही बोल रहे हैं आप। यानी क्या हो जाएगा? सभी अलैंगिक प्रजनन करते हैं। अच्छा, ऑप्शन बी सभी एक कोशिकीय होते हैं। इसमें अमीबा जो है एक कोशिकीय है, स्पाइरोगाइरा एक कोशिकीय नहीं होता है। फिर क्या है? केवल लैंगिक प्रजनन करते हैं, तो लैंगिक प्रजनन में अमीबा में ही नहीं होता है, ये तो ऐसे ही गलत है, ठीक है। यानी ये वाला गलत बात, ये वाला गलत बात। अब सभी बहुकोशिकीय होते हैं, तो अमीबा बहुकोशिकीय नहीं है, यानी ये भी गलत बात। तो सही बात क्या हो जाएगा? सभी अलैंगिक प्रजनन करते हैं, सभी में अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 18 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इसको हम लोग देखते हैं, इससे थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। क्या है? कौन सा लक्षण अर्जित किया जा सकता है? अर्जित मतलब प्राप्त किया जा सकता है, पर वंशानुगत नहीं होता, मतलब वंशानुगत लक्षण नहीं होना चाहिए, हम उसे अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा लक्षण है देखते हैं। आँखों का रंग, तो आँखों का रंग कौन सा है? ये वंशानुगत लक्षण है, ठीक है, इसे हम अर्जित नहीं कर सकते। बी त्वचा का रंग, ये भी हम अर्जित नहीं कर सकते, ये जन्म से ही हमें मिलता है, थोड़ी बहुत पर्यावरण से हम लोग चेंज कर सकते हैं। शरीर का आकार, तो शरीर का आकार अर्जित नहीं किया जा सकता है, इससे बनाया भी जा सकता है, यानी शरीर का आकार। और ऑप्शन डी क्या है? बालों की प्रकृति, तो इसे भी हम अर्जित नहीं कर सकते, जैसा नेचर का बाल रहेगा वैसा ही आपका रहेगा। यानी आंखों का रंग नहीं बदल सकता, त्वचा का रंग अर्जित नहीं कर सकते हम लोग, शरीर का आकार को हम लोग अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। और डी क्या है? बालों की प्रकृति, तो बालों का नेचर नहीं बदल सकते, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? क्या बताना है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी मार्गन और ऑप्शन डी लेमार्क। आपको इसका आंसर फटाफट कमेंट में देना है। तो चलिए हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो था किसने दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, ठीक है। तो डार्विन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए उत्तल लेंस की शक्ति 4 डाइऑप्टर, फोकस दूरी 0.25 मीटर। ऑप्शन बी उत्तल लेंस की शक्ति -4 डाइऑप्टर, फोकस दूरी 0.25 मीटर। ऑप्शन सी अवतल लेंस की शक्ति 4 डाइऑप्टर,
फोकस दूरी 0.25 मीटर, अवतल लेंस की शक्ति -4 डायऑप्टर, फोकस दूरी 0.25 मीटर। तो इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट पे दीजिए। चलिए हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, यानी अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, धनात्मक होती है, तो आप एक फार्मूला पढ़े थे कि P बराबर क्या होता है, इसको मिटा लेता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो P बराबर अगर 1/f होता है तो आप ही बताइए इसकी फोकस दूरी यानी 1 के 1 और f का मतलब कितना लिखा हुआ है, तो 0.25 अगर मैं रख दूँ यानी फोकस दूरी 0.25 रखूँ तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 डायऑप्टर आ जाएगा। तो ये बात सही है, यानी इसकी जो फोकस दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 4 डायऑप्टर हो जाएगी। यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 4 डायऑप्टर हो जाएगी यानी इसका। और याद कीजिए फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, तो मैंने यहाँ पर प्लस में लिख दिया है, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है तो इसका जो क्षमता हो जाएगा 4 डायऑप्टर हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन बी को भी देखते हैं क्या बात है। तो उत्तल लेंस की शक्ति -4 डायऑप्टर, माइनस में हो नहीं सकती, ये बात गलत है। ये बात क्या है आपका, गलत है। अवतल लेंस की शक्ति 4 डायऑप्टर और फोकस दूरी 0.25 मीटर। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम लोग निगेटिव मानते हैं, ये भी गलत बात है। अवतल लेंस की शक्ति -4 डायऑप्टर, माइनस में तो इसका हो नहीं सकता क्योंकि ये पर -4 डायऑप्टर नहीं लेंगे, यानी ऑप्शन ए इसका बात सही होगा। यानी ऑप्शन ए उत्तल लेंस की शक्ति 4 डायऑप्टर और फोकस दूरी 0.25 मीटर होनी चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। 21 क्या है देखिए, अनंत पर रखी वस्तु का अत्यंत छोटा बिंदु, क्या बोला गया कि अनंत पर रखी वस्तु का अत्यंत छोटा बिंदु आकार प्रतिरूप किससे बनेगा। सीधा सीधी बात, अनंत पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है बिंदु के रूप में किस दर्पण या लेंस में होता है, ये आपको समझना है। क्या बोला गया कि अनंत पर रखी गई वस्तु का, अनंत मतलब जो पैरेलल जो लाइट आती है, ये जो पैरेलल लाइट आती है इस लाइट को हम लोग अनंत से मानते हैं, यानी समांतर किरणों को अनंत से आती हुई किरणें माना जाता है। तो अनंत पर रखी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है बिंदु के रूप में, चारों में से जो चारों ऑप्शनवा है, ये चारों में से ये जो चारों है, चारों ऑप्शनवा में से किस में बनता है बिंदु के रूप में प्रतिबिंब। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, केवल अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण में बनता है, ये मानते हैं हम लोग, अवतल दर्पण इस तरह का होता है, तो अवतल दर्पण में बनता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अवतल दर्पण में ही बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है कि केवल अवतल दर्पण, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन बी में चलते हैं, केवल उत्तल दर्पण। तभी तुरंत बताए थे अवतल दर्पण में भी बनता है और उत्तल दर्पण में भी बनता है। अवतल दर्पण में कैसा बनता है, ये इसका वास्तविक उल्टा बनता है, मैंने वास्तविक बनता है और इसमें क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, बट बनता तो है, यानी ये भी नहीं होगा, केवल नहीं हो सकता। अच्छा सभी सी क्या है, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में ही नहीं बनता है, अवतल लेंस में ही बनता है, इस लेंस में भी बनता है। ठीक है, यानी उत्तल लेंस में भी बनता है और अवतल लेंस में भी बनता है। तो उत्तल लेंस में वास्तविक बनता है और अवतल लेंस में आभासी बनता है, बट बनता तो जरूर है, यानी ये भी नहीं हो सकता। यानी किस में होगा, सभी में बन जाता है। किस में बनता है, सभी में बनता है। यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस सभी पर क्या बनता है, वस्तु अगर अनंत पर रखी गई होती है वस्तु तो इसका प्रतिबिंब बिंदु के रूप में बनता है, चाहे वो आभासी बने चाहे वो वास्तविक बने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। जो व्यक्ति 2 मीटर से दूर वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता उसके लिए कौन सा लेंस उपयुक्त है। मतलब लेंस की क्षमता कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर कहने का मतलब है, यानी कौन सा लेंस उपयुक्त है। मतलब उत्तल अवतल क्या है, नाम नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में, डायऑप्टर में यानी क्षमता में दिया हुआ है। तो देख के हम लोग पता कर लेंगे कि अगर दूरी से 2 मीटर की दूर वस्तु को नहीं देख पाता है आदमी लोग, तो कौन सा लेंस उसको लगाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। 0.5 डायऑप्टर यानी कौन सा लेंस लगाइएगा, ये 0.4 डायऑप्टर का लेंस लगाइएगा, नहीं ये लेंस नहीं लगेगा उसको। कौन सा लेंस लगेगा, 0.5 माइनस बी यानी ये वाला लगेगा उसको लेंस। ठीक है, यानी कौन सा लेंस उपयुक्त होगा, कितने डायऑप्टर, यहाँ पर लेंस नहीं होगा, यहाँ पर होगा कितनी डायऑप्टर वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक से लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो कौन सा क्षमता पूछा जाएगा ना, कौन सा क्षमता उपयुक्त है, तो -0.5 डायऑप्टर लेंस की क्षमता बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा लेंस कौन सा रहेगा ये आप कमेंट में जरूर दीजिएगा कि कौन सा लेंस है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष बनने में कौन सी घटनाएं शामिल हैं। ऑप्शन ए परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। क्या ये बात सही है, नहीं ये बात तो बिल्कुल गलत है। अपवर्तन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी बात गलत है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता। सी क्या है, अपवर्तन, विवर्तन और आंतरिक परावर्तन। क्या लिखा हुआ है, अपवर्तन, विवर्तन एवं आंतरिक परावर्तन, ये बात सही होगा। आगे देखते हैं, विवर्तन, परिकिरणन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, नहीं ये तो हो नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है,
1/5 ओम के 5 प्रतिरोधकों से न्यूनतम प्रतिरोध बनेगा। न्यूनतम मतलब कितना कितना को, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जैसे 1/5 ओम आपका लिखा हुआ है, ठीक है, 1/5 ओम आपका लिखा हुआ है। तो जो 1/5 ओम का जो मेन रेजिस्टेंस है, यानी जो जो मूल प्रतिरोध है, वो किसको किसको न्यूनतम प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो होगा। माने देखिए आंसर में ज़्यादा गड़बड़ाना नहीं है, आपको क्या करना है कि ऑप्शनवा को ना, ये जो ऑप्शनवा लिखा हुआ है, जो भी ऑप्शन लिखा हुआ है उसको 5 बार जोड़िए, भिन्न का जोड़ जोड़िए और उसमें देखिए कि क्या आपका 1/5 आंसर आ रहा है। तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 5 बार जोड़िए, इसको देखिए कितना आ रहा है। 5 को अगर 1/5 को जोड़िएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा ये नहीं हो पाएगा। समझ गए, 5 को 5 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो यानी ये नहीं होगा। यानी आप ही समझिए 5 को प्रतिरोध है, ठीक है, और न्यूनतम प्रतिरोध अगर 1/5 हो रहा है तो आप ही बताइए 5 से 5 तो खत्म हो जाएगा, तो 1 ओम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है उसको देखते हैं। इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ तो आपको समझाऊंगा। ऑप्शन बी देखिए 1/25 लिखा हुआ है, यानी 1/25, 1/25 को 5 बार जोड़िए तो कितना होगा, काटिए। अगर काटने पर आपका अगर 1/5 आ रहा है तो इसका मतलब सही हो जाएगा, तो काटिए इसको, तो 5 से 5 खत्म, तो कितना हो जाएगा 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरह से 1/10 है, इसको भी मिला लेते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। इसको मैं पहले मिटा लेता हूँ, इसको मिटा लेते हैं हम लोग, तब हम लोग आप बताने की कोशिश। 1/10 को देखिए, तो 1/10 जो है इसको अगर हम लोग 5 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 के बाद 5 को 1/10 है कि नहीं होगा, तो 5 यहाँ पर 5 लिखे हैं और 1/10 इस तरह से मुझे काटिए इसको, तो 2 यानी 1/2 आ रहा है। तो क्या 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, नहीं, इसका 1/2 आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी में, 25 ओम दिया हुआ है, तो इसमें क्या न्यूनतम प्रतिरोध को जोड़ेंगे। इसमें तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, 1/5 से तो ऑलरेडी ज़्यादा है, यानी ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ऑप्शन बी होगा 1/25, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1/20। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है प्रतिरोधकता कब नहीं बदलती है। ऑप्शन ए पदार्थ के बदले, तापमान बदलने पर, आकार बदलने पर, और पदार्थ व तापमान दोनों बदलने पर। तो चलिए इसके राइट आंसर को हम लोग देखते हैं। देखिए पदार्थ बदलने से प्रतिरोधकता बदल जाती है, ये बात याद रखिएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। तापमान बदलने पर, ये भी बात गलत है कि तापमान बदलेंगे तो प्रतिरोधकता बदल जाएगा। आकार बदलेंगे तो प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा। और यहाँ पदार्थ व तापमान, तो पदार्थ बदल दिए तो प्रतिरोधकता बदल ही जाएगी, ये तो होगा ही नहीं। यानी 25 का सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। इसमें गलत कथन को चुनना है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो ये बात तो सही है बट ये गलत चुनना है, इसलिए गलत बात। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए होता है। तो जो अंगूठा का नियम होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्क स्क्रू का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कार्क स्क्रू का नियम बोलते हैं। जो कार्क स्क्रू का नियम होता है इस तरह से होता है। तो क्या बताता है ये, अंगूठा का नियम क्षेत्र की दिशा तो बताइए करता है कि जिधर की ओर हाथ की अंगुलियां घूमेगा उधर की ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये तो बात सही है बट ये नियम के अनुसार क्या है, गलत है। आगे चलते हैं। डीसी एक दिशा में, एसी समय समय पर बदलती है। तो डीसी जो होता है इसमें लिखा हुआ है कि एक दिशा में होती है और एसी समय समय पर बदलते रहती है। तो ये तो बात गलत है, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन के अनुसार ये सही हो जाएगा। भारत में एसी 1/50 सेकेंड में दिशा बदलती है, ये बात गलत है, ये कोई डेटा नहीं लेना है। यानी डीसी एक दिशा में, एसी समय समय पर बदलती रहती है, ये बात सही है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आगे बढ़ते हैं। घर के उपकरणों को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचाने की प्रमुख विधि, मतलब आपको बताना है अति भारण और लघु पतन से बचाने के लिए आप क्या कीजिएगा। तो क्या अर्थिंग लगाइएगा, नहीं, फ्यूज लगाइएगा, ये बात सही है, फ्यूज लगाएंगे तो काम बन जाएगा। यानी अति भारण और लघु पतन से अगर बचाना होगा तो एक विधि है, फ्यूज वूज लगा दीजिएगा तो थोड़ा बच जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, जो जल विद्युत संयंत्र होता है उसमें क्या होता है, जल की स्थितिज ऊर्जा से बिजली बनती है। क्या बताना है, ऑप्शन ए क्या है, जल की स्थितिज ऊर्जा से बिजली बनती है। ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है, जल से बिजली निकाली जाती है। और डी है जल को भाप में बदलकर बिजली बनाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा कि जल की स्थितिज ऊर्जा से बिजली बनती है। ऊपर से जब गिराया जाता है तो स्थिति के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न निकलती है, उस ऊर्जा को हम लोग बिजली बनाने में कर सकते हैं। शुरू में गतिज ऊर्जा रहता है बट वो क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में आ जाती है और फिर बिजली बनते रहती है। वे जीव जो सौर ऊर्जा से अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, मतलब वे जीव जो सौर ऊर्जा से अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ऑप्शन ए क्या है, अपघटक, उत्पादक,
शाकाहारी और मांसाहारी। तो कौन सा ऐसा जो है अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, मैंने जीव बताना है। जो अकार्बनिक यौगिक से क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक बना देते हैं। बस इतना याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, अपघटक, उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी। कमेंट में इसके आंसर को दीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसके कमेंट चलिए इसको राइट आंसर को देखते हैं। तो जो उत्पादक हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। तो जो घास होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसको उत्पादक बोलते हैं। वही लोग तो अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे क्या है, चिपको आंदोलन का प्रमुख संदेश क्या था। ये आपको बताना है कि जो चिपको आंदोलन हुआ था उसका मेन उद्देश्य क्या था। वन संरक्षण, समुदाय की भागीदारी, समुदाय की अनदेखी, अनदेखी तो निगेटिव, तो ये गलत बात है। विकास के लिए पेड़ों की कटाई, तो प्रमुख ये नहीं था, ये मेन उद्देश्य था बट ये प्रमुख नहीं था। सरकारी एजेंसियों के एकाधिकार, ये भी गलत बात है। यानी वन संरक्षण में समुदाय की भागीदारी, जो जंगल बचाना था पहले से समुदायों को जोड़ना था कि बेसिकली समुदाय आइए जंगल को बचाते हैं। उसके बाद क्या था कि विकास के लिए पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर विकास के लिए पेड़ों की कटाई खूब हो रही थी, इसलिए वन संरक्षण में समुदाय की भागीदारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हो चुका है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको आप लोग को अच्छी तरह से तैयारी करना है। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।